हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। माय नेम इज़ केतन एंड टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू दिस कार द होंडा जैज़ विच इज़ अ जापानीज़ मेक। तो इस गाड़ी के बारे में मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। मैं ये गाड़ी ओन करता हूँ पिछले आई बॉट इट इन 2017, सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 3.5 years दैट आई बीन ड्राइविंग दिस कार। तो एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा आपको कि इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, कंसिडर करनी चाहिए कंपेयर टू इट्स राइवल्स। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक सवाल को डील करते हैं कि एवरेज कितना देती है। तो ये गाड़ी है ऑटोमेटिक और ये मेरे को एवरेज देती है 7 से 8 किलोमीटर का विद इन द सिटी लिमिट्स। एंड आई एम नॉट जोकिंग, आप बाकी रिव्यू चैनल्स पे जाएंगे आपको बताएंगे सिटी में देती है 10-12, हाईवे पे देती है 16-17। मैं आपको बहुत ही जेन्युइन इसका बता रहा हूँ, एवरेज जो है 7 to 8 किलोमीटर्स विद इन द सिटी लिमिट्स। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि विद इन द सिटी लिमिट्स क्या है। सो आई स्टे एट गोरेगांव वेस्ट एंड माई ऑफिस इज़ एट अंधेरी ईस्ट। तो ये जो डिस्टेंस है टू एंड फ्रो वो है अराउंड 15 to 16 किलोमीटर्स का। एंड आई ड्राइव विद इन द वर्किंग प्रॉपर वर्किंग। बॉम्बे में आपको मालूम है ट्रैफिक कितना होता है, तो उस ट्रैफिक में ये गाड़ी आपको 7 से 8 किलोमीटर का पर लीटर का एवरेज देगी, उससे ज़्यादा नहीं देगी। यही चीज़ जब आप जाते हैं हाईवे पे और आपके साथ बैठे हैं 4 से 5 लोग इस गाड़ी में, जब आप फुल AC कंप्लीट लगेज के साथ, एंड ये मैंने एक्सपीरियंस किया एंड द ड्राइव वॉज फॉर अराउंड से टू एंड फ्रो 350 किलोमीटर्स 400 किलोमीटर्स, तब ये गाड़ी ने मेरे को हाईवे पे एवरेज दी है 14 की, वो भी मैक्सिमम 14 की ऑन अ लाइट फुट। आप ज़रा भी इसका एक्सीलेटर दो, इसको 3-4 हज़ार RPM पे कांस्टेंट चलाओ, ये गाड़ी आपको एवरेज नहीं देगी। ये वही फिर 11 से 12 का एवरेज देगी। लाइट फुट पे अगर आप 4 से 5 लोग बैठे हैं विद द बैगेज, तो ये आपको एवरेज देगी 14 का मैक्सिमम। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। So guys, since we are talking about the average of the car, I just want to add one more point. I have recently gone for a short trip, which is around 200 kilometers to and fro. तो वो ट्रिप में मेरे को ये गाड़ी ने अराउंड 17 to 18 की एवरेज दी है। तो ऐसा नहीं है ये एवरेज नहीं देगी, इट्स जस्ट दैट अगर आप फुल्ली लोडेड जा रहे हो और आपके साथ बैगेज भी है और 5 लोग हैं, तब ये गाड़ी आपको 13 से 14 का एवरेज देगी हाईवे पे, और ये आपको 7 से 8 का एवरेज देगी सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। पर अगर आप अकेले चला रहे हो, लाइट फुट चला रहे हो और एक डिस्टेंस कवर कर रहे हो से 100 to 150 किलोमीटर्स का, तब ये आपको 15 से 17 के बीच में एवरेज दे देगी। I'm sure आप लोगों को अभी तक क्लैरिटी मिल गई रहेगी कि एवरेज कितना देती है और कितना नहीं देती है। अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गाड़ी में स्पेस कितनी है, क्या 4 से 5 लोग इस गाड़ी में कंफर्टेबली बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। आइए देखते हैं। सो गाइज़, अभी आप देख पा रहे हो कि मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खुला रखा है और ये जो गाड़ी का दरवाज़ा का एंगल है वो पूरा 90 डिग्रीज़ में खुलता है। तो इसका मतलब ये है कि दैट यू कैन कंफर्टेबली गेट इनसाइड द कार एंड गेट आउट ऑफ इट। अभी मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताऊंगा, मेरे हिसाब से मैंने ड्राइविंग पोजीशन सेट की है कि कितना पीछे रेयर स्पेस मिलता है। Alright, so this is set as per my height and my height for reference is 5'11". अभी गाड़ी में पीछे चल के देखते हैं कि स्पेस कितनी है रेयर पैसेंजर की। चलिए। Alright guys, so ये है पीछे का स्पेस, इसका नी रूम इतना है, हेडरूम भी काफ़ी है, ऑलमोस्ट आप 4 से 5 उंगली का जगह है हेडरूम के लिए। सो द कार फ्रॉम विद इन इनसाइड इज़ वेरी स्पेशियस। मैं आपको और नज़दीक से बताता हूँ कि गाड़ी में जगह कितनी है। आइए दोस्तों, गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं एक्चुअल में जगह कितनी है, लेग रूम कितना है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ लेग रूम दैट इट ऑफर्स and this is how it looks from inside. I personally feel that it's very spacious. इस सेगमेंट में अगर आप जैज़ के कंपटीशन में गाड़ी देखें तो एक i20 आती है और i20 इतनी स्पेशियस नहीं है जितनी होंडा जैज़ है। बलेनो एक दूसरी गाड़ी है जो अंदर से काफ़ी स्पेशियस है और बड़ी है और लेग रूम भी उसमें ज़्यादा है, बट उसका एक ही कंसर्न है दैट द विंडोज़, द रेयर विंडो, आगे का विंडो, ये साइड विंडोज़ थोड़े शॉर्टर है। मतलब ये जो पार्ट है उनका वो थोड़ा और ऊपर है, तो विंडो स्पेस कम हो जाती है। और जब विंडो स्पेस कम हो जाती है और आप एक समझ लीजिए 60-70 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी में बैठते हो, तो जो पीछे बैठे हैं उनको थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है। सो आई पर्सनली फील द वे होंडा हैज़ डिज़ाइंड द एंटायर इंटीरियर, द विंडोज़, इट्स क्वाइट गुड। Alright guys, so let's talk about the build quality of the car. This build quality decent है. Of course you can't compare it to your German rivals. They are way better. You talk about the Polo, you talk about the Rapid. Those cars are built to last. Those are tanks. Even the Ford EcoSport for that matter. The way the car is built, आपको फील होगा जब आप उसको चलाओगे, उसके दरवाजे बंद करोगे तो एक मज़ा आएगा, वो एक कॉन्फिडेंस इंस्पायर करेगा कि हाँ बॉस, आई हैव टेकन अ कार दैट इज़ वेरी वेल बिल्ट।
और उसका एक फ्लिप साइड भी है, जितनी गाड़ी हैवी होगी उतना एवरेज कम देगा. सो दिस आई फील पर्सनली इज अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन द मारुति एंड द जर्मन्स. तो ये बिल्ड क्वालिटी भी डिसेंट है और आपको सेफ भी फील कराएगी. तो आइए गाइस देखते हैं ये दरवाज़ा बंद करने का जो थर्ड का आवाज़ है, जो एक जर्मन गाड़ी में आता है या जो एक फोर्ड इको स्पोर्ट में आता है या जो टाटा के गाड़ियों में भी आता है. इवन टाटा कार्स आर वेरी वेल बिल्ट. देखते हैं इसमें है या नहीं. अभी इसमें ये मैं फ़ोन का ये यूज़ कर रहा हूँ तो शायद वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, बट लेट्स सी. नहीं यार बॉस, so that third was not, to be very honest, was not satisfying. So yes, as I said earlier, you cannot compare it to a German car, you cannot compare it to a Ford EcoSport, and it is as simple as that. Alright guys, so let's talk about the service cost and the maintenance cost of this car. तो Honda आपको साल में 2 बार बुलाती है ये गाड़ी सर्विसिंग के लिए, और एक बार का खर्चा आता है अराउंड 5,000 रुपीज़. That means you end up paying 11,000, 10,000 rupees a year for maintenance of this car. If you ask me, personally I feel it's very expensive. I don't know Honda, बाकी जो राइवल्स है मार्केट में साल में एक बार गाड़ी बुलाते हैं और Honda साल में 2 बार गाड़ी बुलाते हैं. So जहाँ पे इसका सर्विस 6 या 6,500 हो सकता था, वही you end up paying around 10,000 rupees. I have also discussed this with their service center executives, but they say कि नहीं सर ये Honda India का कॉल है and their R&D department has taken this decision. So I don't have a concrete answer from them कि ऐसा क्यों है, but yes, ये उनका रीज़न है साल में 2 बार बुलाने का और 10,000 का सर्विस कॉस्ट लगाने का. I personally give it to Honda. मैं ये गाड़ी बाहर किसी को देता नहीं, मैं बाहर के मैकेनिक्स को ट्रस्ट नहीं करता. So yes, एक्सपेंसिव है, बट मैं Honda में ही सर्विस कराता हूँ. इसके 2 कारण. द रीज़न इज़ कि Honda में क्यों देना है, क्योंकि एक तो आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलता है कि ये गाड़ी में जो भी पार्ट्स लगेंगे वो ओरिजिनल पार्ट्स लगेंगे, और जो आपके एग्जिस्टिंग ओरिजिनल पार्ट्स है उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा. बाहर कहीं चलेगा, इंजन में कुछ कर दिया, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. वो भी एक पॉइंट है. दूसरा चीज़, जब आप एक सर्विस सेंटर में गाड़ी सर्विस करते हो Honda के ऑथराइज सर्विस सेंटर में, तो जब आप इसको सेकेंड हैंड निकालोगे और नई गाड़ी खरीदोगे तो इसका जो आफ्टर वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा. रीज़न भी, जो बंदा गाड़ी खरीदता है वो हमेशा गाड़ी का नंबर सर्विस सेंटर में जाके देता है, या कार का नंबर. उससे उसको मालूम पड़ता है कि ये बंदे ने पीरियोडिकली सर्विस की है नई गाड़ी. सो वंस द बायर इज सेटिस्फाइड दैट येस द करंट ओनर हैज केप्ट मेंटेन्ड दिस कार वेल, आप जो वैल्यू मांग रहे हो उनसे वो आपको वैल्यू मिल जाएगी, थोड़ी बहुत डिस्काउंट देंगे. सो दिस इज द सेकेंड रीजन वाई यू शुड गेट योर कार सर्विस फ्रॉम ऑथराइज सर्विस सेंटर. आई पर्सनली वुड सजेस्ट यू टू गेट इट सर्विस्ड फ्रॉम अ Honda डीलर, बट अगर आपको लगता है कि नहीं और आप ट्रस्ट करते हो बाहर के मैकेनिक को, या आपका एक पहचान का मैकेनिक है, तो आप ऑफकोर्स गाड़ी वो मैकेनिक के पास दे के सर्विस करा सकते हो. तो आइए गाइज बात करते हैं इसके एसी की परफॉर्मेंस की. मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि इसका एसी का परफॉर्मेंस इज़ जस्ट अबाउट एवरेज. अगर आप धूप में चला रहे हो और आप हाईवे पे और एक लॉन्ग ड्राइव पे हो तो इसका परफॉर्मेंस इतना ग्रेट नहीं है. ये गाड़ी को ठंडा करने में काफ़ी टाइम लेता है. आपको इसको कम से कम एक 5 से 10 मिनट ऑन करके रखना पड़ता है, तब ये गाड़ी ठंडी होती है. और इसके पीछे में भी रेयर एसी वेंट्स नहीं हैं. तो इसका, इफ़ यू आस्क मी, एसी का परफॉर्मेंस इज़ जस्ट एवरेज, नॉट दैट ग्रेट. Alright guys, so let's talk about the heart of the car, that's the engine. So Honda is known for its engines, and this engine is butter smooth, especially when it's mated to this 7-step CVT gearbox. अगर आप कंपेयर करोगे कि कौन सी गाड़ी का ट्रांसमिशन ज़्यादा स्मूथ है, कौन सी गाड़ी ज़्यादा फन टू ड्राइव है ऑटोमेटिक में, उसमें भी यही गाड़ी होगी Honda Jazz, क्योंकि इसमें पैडल शिफ्टर्स आते हैं. येस, स्टार्टिंग इनिशियल में वो रबर बैंड इफेक्ट है, बट वो तीनों गाड़ियों में है क्योंकि तीनों में CVT गियरबॉक्स है. तो बट जब आपकी गाड़ी आप पकड़ लीजिए थर्ड गियर पे हैं और आप 3 से 5,000 RPM के बीच में है, तब जो ये गाड़ी चलाने का मज़ा है, और तब ये जो इंजन पुल करने का मज़ा है, और वो जो iVTEC का मज़ा है, ये आपको i20 नहीं देगी, ये आपको बलेनो नहीं देगी. गाइस, तो ये है Honda Jazz का बूट, और मेरे ख्याल से बूट स्पेस के मामले में ये वन ऑफ द बेस्ट है अपने सेगमेंट में, आप देख सकते हो. और मैं इस गाड़ियों में 4 लोगों के साथ ट्रैवल कर चुका हूँ, फुल लगेज ऑफ 3 to 4 days. कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, आराम से कंफर्टेबली सारा सामान आ जाता है. इट इज़ अ स्पेशियस बूट, एंड इफ़ यू आस्क मी, आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद द बूट स्पेस.
तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि ये गाड़ी में ऐसी क्या 3 चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पसंद। तो पहली चीज़ ये है कि इस गाड़ी में, आई होप आपको दिख रहा होगा क्योंकि इस गाड़ी में पीछे हेडरेस्ट नहीं है। तो अगर हेडरेस्ट नहीं है इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जर्नी 30-40 किलोमीटर से ज़्यादा है और अगर आपकी हाइट 5'8" से ज़्यादा है तो ये अनकम्फर्टेबल होगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपका ड्राइवर है और आप कॉन्स्टेंटली बैक सीट पे बैठते हो तो ये आपके लिए अनकम्फर्टेबल होगा। पीछे के सीट पे हेडरेस्ट ना होना एक सेफ्टी इशू भी है। इन केस आपका एक्सीडेंट होता है और पीछे से अगर आपको कोई आके आपकी कार को बैंग करता है तो इसमें आपका सीधा इम्पैक्ट आपके नेक पे होगा, जो सही नहीं है। ऑलराइट, तो बात करते हैं अभी दूसरी चीज़ मेरे को क्या नहीं पसंद। तो दूसरी चीज़ में आता है इसका एसी। और मैंने जब भी एसी के बारे में सेपरेट बात किया था तभी मैंने बताया था इट इज़ जस्ट एवरेज, इट्स नॉट दैट ग्रेट। अगर आप सिटी में चला रहे हो, आपका रनिंग 25 to 30 किलोमीटर्स है, आ जाके इट्स ओके, आपको फील नहीं होगा। बट जब आप हाईवे पे जाओगे, बहुत धूप रहेगी, 35-37 डिग्रीज, यू विल फील इट। आपको एसी हमेशा फुल पे रखना है और मिनिमम टेम्परेचर पे रखना है। और उसका दूसरा एक चीज़ है, आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ गिवन, आई एम अ गाय हु लाइक्स दैट मैनुअल स्विच वाला थिंग, इट इज़ मच ईजियर। सो द पॉइंट हियर इज व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार, आपका जब भी वो नॉब्स होते हैं, यू डोंट टेक योर आइज ऑफ द रोड, राइट। आप खाली वो नॉब को टच करते हो और वो चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपको रास्ते से आपको हटाना है आपका ध्यान और यहाँ लाना है, क्योंकि ये स्विच है ना। अब मेरे को अगर मैं सीधे देख रहा हूँ तो आई डोंट नो मेरा हाथ कहाँ है। सो मेरे को रास्ते से हटाना है नज़र और फिर यहाँ देखना है और फिर ये सब चेंज करना है। सो आई फील दिस वाज नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। दे शुड हैव केप्ट इट सिंपल, दे शुड हैव गिवन दोज नॉब्स, और इसका एसी का क्वालिटी बेटर करना चाहिए था। दिस इज थर्ड थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट द कार है, ये है कि उन्होंने यहाँ पे ये आर्मरेस्ट नहीं दिया है। ये ऑलराइट गाइस, बात करते हैं अभी 3 चीज़ों के बारे में जो मेरे को इस गाड़ी के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है। फर्स्ट है इसका इंजन। सो इट्स अ होंडा, हैज़ टू बी। इसका इंजन बहुत बढ़िया है, प्लस गाड़ी रिलायबल है। आज तक गाड़ी ने 1 रुपये का खर्चा नहीं दिया अदर देन मी फिलिंग इन फ्यूल एंड मेंटेनिंग द कार। और प्लस जब ये इतना अच्छा इंजन एक 7 स्टेप CVT गियरबॉक्स के साथ है और उसके साथ पैडल शिफ्टर्स है तो और मज़ा आता है। राइवल्स में आप i20 में देखिए, बलेनो में देखिए, उसमें कोई पैडल शिफ्टर्स है नहीं। तो आई फील इसका इंजन प्लस इसका गियरबॉक्स प्लस पैडल शिफ्टर्स इसको एक ग्रेट डील बनाता है और बहुत मज़ेदार गाड़ी बनाता है। ऑलराइट गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट। जो सेकंड चीज़ मेरे को ये गाड़ी के बारे में पसंद है वो है स्पेस। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, जितनी बाहर से दिखती नहीं है उतना ही अंदर से ज़्यादा स्पेशियस है। उसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये जो होंडा का टेक्नोलॉजी है वो जो मेरे ख्याल से उन लोग उसको बोलते हैं मैन मोर एंड मशीन लेस, विच मीन्स कि लोग को ज़्यादा अंदर स्पेस मिले और उनका जो गाड़ी का मशीनरी का फिटिंग और फिक्सचर है वो कम रहे। और इनके जो विंडोज़ है, होंडा के जो विंडोज़ हैं वो बहुत बड़े हैं, तो गाड़ी बहुत एयरी फील होती है और बहुत प्लेजेंट फील होता है व्हेन यू आर ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। दैट्स द सेकंड पॉइंट दैट आई लाइक अबाउट द कार। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड थिंग दैट आई लाइक अबाउट द कार। आई एम कंपेयरिंग दिस to the rivals in the segment, that is the i20 and the Baleno and the Ultros. I feel इसका जो steering का feedback है is much better than i20 of course। उसका तो I don't know वो steering क्या है, वो smooth बनाने के इसमें क्या वो कर देते हैं, वो extra light बना देते हैं, but ये steering wheel best है। दूसरा मैं बात करूँगा, काफ़ी डायरेक्ट है, थोड़ा प्ले है बीच में, बट कंपेयर टू इट्स राइवल इट इज़ मच बेटर। इट्स अ हेवियर स्टीयरिंग व्हील, इट्स नॉट एज लाइट एज द i20 और द बलेनो। द स्टीयरिंग व्हील इज़ हैवी, तो आप अगर आपको हैवी स्टीयरिंग व्हील नहीं पसंद तो आई डोंट थिंक सो आपको मज़ा आएगा, बट आई एम यूज टू दिस नाउ। तो आई लाइक अ हैवी स्टीयरिंग व्हील। वो लाइट स्टीयरिंग व्हील का मेरे को मतलब ही समझता नहीं है। वो लाइट बनाने के इसमें वो गाड़ी का हैंडलिंग इट गोज़ फॉर अ टॉस। ऑलराइट, सो नाउ द फाइनल वर्डिक्ट। क्या आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए? क्या आपको ये गाड़ी शॉर्टलिस्ट करनी चाहिए? क्या आपको ये गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए या खरीदनी चाहिए? तो मेरा वर्डिक्ट ये है, अगर आप मार्केट में हो और आपको एक ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए और आपको एक हैचबैक ही चाहिए तो दिस इज़ द कार फॉर यू। गो फॉर इट। इट्स अ होंडा, इट्स रिलायबल। अदर देन द 3 पॉइंट्स दैट आई टोल्ड यू गाइज, दैट इज़ द आर्मरेस्ट, द AC, द हेडरेस्ट, इसके साथ अगर आप एडजस्ट कर सकते हो, इट इज़ एन अमेजिंग कार टू ड्राइव। और वो एक बोलते हैं ना, एक हैसल फ्री प्रैक्टिकल गाड़ी है। खरीदोगे आप पछताओगे नहीं और खुश रहोगे। ऑलराइट गाइज, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई हैव इन डिटेल रिव्यूड द एंटायर कार
एंड दिस वाज माय एक्सपीरियंस एंड अ वेरी जेन रिव्यू दैट आई हैव गिवन यू गाइस। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करके बोलिए कि आपको पसंद आया, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ जो नई गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं। ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस एंड आई होप यू गाइस लाइक इट। दैट्स इट, हैव अ ग्रेट डे, बाय।